Welcome everyone to the first class of मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, अभी तक हम लोग पढ़े हैं कि कोई अगर चार्ज स्टेशनरी है या स्टैटिक है तो दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स देता है, लेकिन कभी कोई चार्ज अगर मूव करता है तो मैग्नेटिक इफेक्ट भी बनाता है। तो कहने के लिए मैग्नेटिज्म और जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दे आर नॉट टू डिफरेंट थिंग्स। चार्ज रेस्ट में है, वो चारों तरफ जो फील्ड बनाएगा उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड रेस्ट में, चार्ज मूव कर रहा है तो वो जो फील्ड बनाता है वो मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। सेम मूविंग चार्ज। तो क्यों बनता है अगर आप पूछोगे, क्यों का कोई आंसर नहीं। अब फिजिक्स ऐसा एक सब्जेक्ट है जिसमें कोई स्टेटमेंट का क्यों का आंसर नहीं है, दैट इज कॉल्ड ए लॉ। एवरी मास अट्रैक्ट्स एवरी अदर मास। क्यों? अब क्यों अट्रैक्ट करता है किसी को मालूम है क्या? नहीं। तो आप कहोगे इट्स ए लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सिमिलरली व्हेनेवर ए चार्ज मूव्स इट प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड। और किसी जगह मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं हम कैसे पता करते हैं? यू टेक ए कंपास देयर, इफ दैट कंपास इज गेटिंग डिफ्लेक्टेड, तो आप कहोगे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है ना। तो शुरू करते हैं। टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। क्या कहता है? यहाँ पर एक लॉ आता है जिसको कहते हैं हम बायोट-सावर्ट्स लॉ। ठीक है, लॉ है, नाम है बायोट-सावर्ट्स लॉ। क्या कहता है? लॉ दो पार्ट में आता है। देयर आर टू लॉज एसोसिएटेड विद द सेम नेम। पहला है ए मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, पहला हुआ लॉ क्या कहता है कि ए मूविंग चार्ज produces a magnetic field। अभी मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है और द मीनिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे हम कहेंगे कहीं पे कुछ ग्रेविटेशनल फील्ड है, कोई ग्रेविटेशनल फील्ड है तो कैसे पता करोगे? वहां पर कोई दूसरा मास रखो, उसके ऊपर कोई फोर्स आया तो हम कहेंगे वहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, कैसे पता चलेगा? कोई चार्ज रखो, उसके ऊपर फोर्स आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। सिमिलर कि एक मैग्नेट रखोगे और उसके ऊपर कुछ फोर्स आएगा या टॉर्क आएगा, जो भी आएगा, तो हम कहेंगे वहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड है। समझ में? सो मूविंग चार्ज, अगर यहाँ से कोई चार्ज मूव कर जाता है, अगल बगल में अगर छोटे मोटे मैग्नेट रखे होंगे तो उनके ऊपर ये फोर्स डालते रहेगा और अफेक्ट करते रहेगा। सो मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। बी, ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, एक जगह स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है कि वीक मैग्नेटिक फील्ड कैसे पता करेंगे? जैसे कोई जुपिटर का ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रॉन्ग है कि अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रॉन्ग है। सपोज हम अर्थ के पास कोई मास लेके जाएंगे, अर्थ उसके ऊपर एक फोर्स डालेगा, जुपिटर में लेके जाएंगे वो बहुत जोर से डालेगा, तो आप कहोगे जुपिटर का ग्रेविटेशनल फील्ड अर्थ से स्ट्रॉन्गर है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लो कि कोई इंसुलेटेड डिब्बा है, उसके अंदर कुछ चार्ज है, कितना चार्ज है मालूम नहीं है, उसके पास दूसरा चार्ज लेके गए, अगर वो छोटा सा फोर्स डाल रहा है तो वीकर फील्ड है, ज्यादा फोर्स डाल रहा है तो स्ट्रॉन्गर फील्ड है। तो ये जो स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड होता है, मे इट बी ग्रेविटेशनल फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको क्या कहते हैं? इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड में भी द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। समझ में आया क्या? द और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बी, बी को मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए मूविंग चार्ज, ड्यू टू ए मूविंग चार्ज इज गिवन बाय बी इज इक्वल टू, इट्स ए वेक्टर, बी इज इक्वल टू क्यू भी साइन थीटा बाय आर स्क्वायर इंटू 10⁻⁻⁷। ये जो कांस्टेंट है, वैल्यू कितना है उसका? 10⁻⁻⁷।
जैसे आपका जो क्या कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड था, क्या आपको मालूम है ग्रेविटेशनल फील्ड में जो कांस्टेंट था उसका वैल्यू क्या था? मालूम नहीं। इट वाज 6.67 इंटू 10⁻11 ऐसे होता था। जो ग्रेविटेशनल फील्ड में जो इंटेंसिटी निकालने के लिए जो कांस्टेंट था उसमें कैपिटल जी कहते हैं, उसका वैल्यू था 10⁻11। 6 इंटू 6 7 इंटू 10⁻11। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में ये होता है, समझ में? तो क्या कह रहा है? द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है वो? हाउ यू डिनोट इट? यू रिप्रेजेंट इट एज बी। इट्स ए वेक्टर, बी इज ए वेक्टर। उसकी डायरेक्शन के बारे में भी देखेंगे। द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए मूविंग चार्ज इज गिवन बाय बी इज इक्वल टू 10⁻7 क्यू भी साइन थीटा बाई 4πr²। आपकी बुक में भी फॉर्मूला दिया होगा, खाली डिपेंडेंसी दिया होगा, आर के ऊपर इनवर्सली एज स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस वेरी करता है, ऐसे करके दिया होगा। तो हियर आई एम गिविंग यू द फॉर्मूला। समझ में? क्या है फॉर्मूला को समझते हैं। फॉर्मूला कहता है कि अगर हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक चार्ज है और चलो मानते हैं कि प्लस क्यू चार्ज है, ये भी वेलोसिटी में जा रहा है, और चलो मानते हैं कि ये जो भी वेलोसिटी में जा रहा है ये कुछ इधर को जा रहा है, इट इज गोइंग इन समव्हाट इन दिस डायरेक्शन। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस जो मूविंग चार्ज है जब वो यहाँ पर था और इधर जा रहा था, मैं यहाँ पर जानना चाहता हूँ व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। कहाँ पे? एट ए डिस्टेंस आर, ये पॉइंट में। तो ये पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? इट इज म्यू क्यू भी साइन थीटा। उसमें थीटा क्या है? एंगल बिटवीन V एंड R। V और R के बीच में जो एंगल है वो एंगल है थीटा। क्या बात समझ में आया? सो क्या लिखेंगे? Where plus q coulomb charge is moving with velocity v and r is distance of position of point of concern from the charge, point of concern from the charge, from the charge। समझो, आर क्या है? पोजीशन वेक्टर होते हैं, ठीक है ना? तो क्या कहेंगे? आर 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 को हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। आर इज द पोजीशन ऑफ द पॉइंट। पोजीशन मतलब पोजीशन वेक्टर, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम दिस। आर को दूसरे तरीके से कह सकते हो, व्हाट इज आर? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ कंसर्न फ्रॉम द चार्ज। देखो इसमें दो तीन चीज हाईलाइट करने के लायक है, वो ये है कि इससे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव हो जाएगा तो डायरेक्शन उसका उल्टा हो जाएगा। इससे पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू कूलम चार्ज इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी v। v इज आल्सो ए वेक्टर एंड r इज द पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑफ कंसर्न फ्रॉम द चार्ज। r क्या है? और आप ऐसे भी कह सकते हो, r क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ कंसर्न। यहाँ पर कौन सा पॉइंट ऑफ कंसर्न है? सपोज P फ्रॉम द चार्ज Q। और थीटा क्या है? थीटा इज एंगल बिटवीन, अब R एक वेक्टर हो गया, V एक वेक्टर हो गया, तो R और V के बीच में जो एंगल है, समझ में आया? सपोजिंग हम कहेंगे, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पे जस्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया जानने के लिए, विल बी टॉकिंग अबाउट द डायरेक्शन ऑल्सो। फिलहाल मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सपोजिंग हम कहेंगे कि ये हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ये है वाई एक्सिस है ना, और चलो मानते हैं कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, और इसमें चलो ये भी मान के चलते हैं कि कोई एक प्लस क्यू कूलम का चार्ज, प्लस क्यू कूलम का चार्ज, और चलो मानते हैं कि 20 माइक्रो कूलम का चार्ज यहाँ पे जा रहा है, और किस डायरेक्शन में जा रहा है? से इट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, से विथ 60 मीटर पर सेकेंड। चार्ज जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड? कौन सा पॉइंट में? कोई एक पॉइंट आपको दिया गया, चलिए मानते हैं कि यहाँ पर कोई एक पॉइंट दिया गया है, ये पॉइंट है कोऑर्डिनेट
3 4, ये पॉइंट है A। इन फिगर shown what is magnetic field strength at A due to 20 microcoulomb charge at origin। जब ये 20 माइक्रोकूलम चार्ज ओरिजिन पे था और इधर जा रहा था तो इसमें क्या है, क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड। अभी तक हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं वो समझ चुके हैं, लेकिन अभी तक हमें उसका यूनिट क्या लेना है नहीं मालूम है। बताएंगे बारी बारी से, डायरेक्शन क्या लेना है मालूम नहीं है, वो सारा एक एक करके देखेंगे। खाली मैं आपको फॉर्मूला का रिलेवेंस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर हमें इस चार्ज के लिए ये पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो ये जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है उसका यहां से डिस्टेंस को हम r कहेंगे, है कि नहीं। सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन कहता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो क्या है, क्यू ही साइन थीटा बाय r स्क्वायर होल इनटू 10⁻⁻⁷। आपको याद रहे कि यूनिट क्या होता है इसका, यूनिट इज टेस्ला इन एमके सिस्टम। एमके सिस्टम में यूनिट होता है टेस्ला। ज़्यादा फैला के समझाना मुश्किल है आप लोगों के लिए, क्योंकि काफ़ी चीज़ आप नहीं जानते हो। मैं काफ़ी चीज़ को स्किप कर करके आपकी सिलेबस की तरफ आने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका यूनिट होता है टेस्ला, है ना। और बी कितना हो गया, क्यू भी साइन थीटा बाई r स्क्वायर होल इनटू 10⁻⁷। अच्छा, तो यहाँ पर Q कितना है, Q इज 20 माइक्रोकूलम। क्या पॉजिटिव है, हाँ पॉजिटिव है, ठीक है। 20 माइक्रोकूलम इज नथिंग बट 20 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम। भी दिया हुआ है 60 मीटर पर सेकेंड, बढ़िया। R निकालना है, क्या कोई मुझे R बताएगा यहाँ पे, ये है 3 4, हाँ यस यू आर करेक्ट, ये 3 4 है। तो ऑब्वियसली आप कहोगे कि ये R है, ये है 4 और ये है 3, तो आप कहोगे R इज 5। क्या आप साइन थीटा बताओगे, साइन थीटा, ये थीटा है तो R और V के बीच में एंगल को थीटा कहते हैं। साइन थीटा हो गया 4/5। क्या मेरी बात समझ में आया, हाँ ये बात है, ये बात है। डालो सबका वैल्यू, इफ यू सब्स्टिट्यूट एवरीवन्स वैल्यूज तो हमें यहाँ पर मिलने वाला है म्यू क्यू भी साइन थीटा। सो बी इज इक्वल टू, इट इज 10⁻⁻⁷ multiplied to Q is 20 into 10⁻⁻⁶, V is 60 मीटर पर सेकेंड, साइन थीटा इज 4/5 और नीचे क्या है r स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर। So it is coming out to 125, ऊपर हो गया 1200 into 10⁻⁻⁶ और बाय 125 और एक तो 4 भी तो ऊपर है, तो हो गया 4800 into 10⁻⁻⁶ by 125 whole into 10⁻⁷ टेस्ला। ए हो गया वैल्यू ऑफ बी। अब और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो, 8 into 8 is 64, 384 into 10⁻⁻13 टेस्ला। क्या मेरी बात समझ में आया? मैं आपको बस रगड़ के जबरदस्ती एक फॉर्मूला देके उसका यूज बताया आपको, और वो फॉर्मूला आया कहाँ से, फ्रॉम ए लॉ। यू कैन नॉट प्रूव कि व्हाई इट इज सो। ये फॉर्मूला ऐसा क्यों है कोई नहीं बता सकता, बिकॉज दिस हैपेंस, भगवान की माया है, ऐसा होता है। वो आपको समझ के याद रखना। क्या मेरी बात समझ में आया? तो जैसे जैसे हम ये फॉर्मूला समझ में आ गया, चलो अब इसके ऊपर एक एक करके चीजें लिखते हैं। फैक्ट्स रिवीलिंग, पहला है फैक्ट्स फ्रॉम
फैक्ट्स अंडरस्टूड, क्या समझे हम इसमें से? ठीक है, पहला हुआ कि जो हमारा बी है वो बी क्या है? इट इज क्यू वी साइन थीटा बाई 4 इंटू 10⁻⁻⁷ ऐसा है। पहला चीज जो समझ में आ रहा है ये है कि b इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब कहने के लिए हम देखेंगे कि b को 1/r² करेंगे तो बुक में तुम्हारा ऐसे लिखा है बोल के मैं ऐसे लिखा है, पर ध्यान रहे कि दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मतलब अगर कहेंगे कि कोई चार्ज ऐसे जा रहा है, इधर को जाओ तो 1/r² आएगा, अदरवाइज साइन थीटा में भी एक 1/r आ जाएगा। तो ये मिसकंसेप्शन मत पाल लेना कि b इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। जैसे देखो तो ये फॉर्मूले में क्या हुआ, b का वैल्यू क्या था? नीचे ये r² था और यहाँ पर एक 5 था ना, मिलके क्या हो गया? r³ हो गया कि नहीं हो गया, है ना? तो डोंट कंफ्यूज, डोंट गो विद द स्टेटमेंट, क्योंकि वो डिपेंड करता है केसेस के लिए। तुम्हारा बुक में सिंपल केस दे देते हैं, चार्ज ऐसे जा रहा है, यहाँ पर बताओ अब ये डिस्टेंस अगर r है, साइन थीटा 1 हो गया, उनको फर्क नहीं पड़ता। अब r को डबल करो तो b इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² लिख देते हैं। समझ में आया क्या? ठीक है, तो ये समझ में आना जरूरी है कि b इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू r²। ऐसा हम कब कर सकते हैं? व्हेन r इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ कंसर्न फ्रॉम द लाइन ऑफ मोशन। अगर कोई चार्ज ऐसे जा रहा है और कोई जो पॉइंट आपका यहाँ पे, ये डिस्टेंस को अगर r को होगे तो इट इज प्रोपोर्शनल टू r²। तो इसलिए मैं ये फॉर्मूला आपको नहीं देने वाला, मैं कुछ दूसरा देने वाला हूँ। ठीक है, आई डोंट वांट टू यूज दिस फॉर्मूला, b इज प्रोपोर्शनल टू r²। समझ में आया? थीटा के ऊपर भी डिपेंड करता है। अच्छा, क्यू भी साइन थीटा भी r²। सपोज हम कहेंगे कि कोई चार्ज अगर ऐसे मूव कर रहा है, कोई चार्ज क्यू चार्ज v वेलोसिटी में मूव कर रहा है एंड इट इज मूविंग अलोंग दिस लाइन। मुझे कोई पूछता है कि बताओ व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड हियर एट दिस पॉइंट अलोंग द लाइन ऑफ मोशन, आइदर एट दिस पॉइंट और एट दिस पॉइंट। किसी भी पॉइंट में अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहेंगे तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास? म्यू क्यू वी साइन थीटा बाई 4πr², सॉरी म्यू क्यू वी साइन थीटा बाई r² होल इनटू 10⁻⁷। मैं बार म्यू क्यू वी इसलिए बोलता हूँ ना, वो म्यू बाई 4π एक टर्म है जिसका वैल्यू 10⁻⁷, जिसको भगा के मैं 10⁻⁷ लिखा हूँ, इसलिए मेरे से म्यू बाई 4π आ जाता है। फिर पूछेगा सर म्यू क्या है, मैं बोला बिल्ली लाओ दिखाओ क्या होता है म्यू, वो छोड़ने के लिए मैं इसको 10⁻⁷ लिखा हूँ, वो म्यू वाला पार्ट को भगा के, लेकिन बोलने में आ जाता है फ्लो में, क्योंकि आदत है नहीं। तो ये क्यू भी साइन थीटा बाई r² 10⁻⁷ है। इसमें थीटा क्या था बताओ? एंगल बिटवीन v एंड r। और r क्या है? अगर ये है पॉइंट ऑफ कंसर्न जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो ये पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट को आप r कहते हो। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन v एंड r? 0। तो साइन 0 तो 0 हो जाएगा। मतलब कोई चार्ज अगर ऐसे जा रहा है अलोंग इट्स लाइन ऑफ मोशन, किसी भी पॉइंट में ले लो, मैग्नेटिक फील्ड इज 0, और इधर ले लो तो थीटा का वैल्यू 180 डिग्री होगा और साइन 180 इज आल्सो 0। तो क्या याद रखना है? along line of motion, along line of motion of a charge, along the line of motion of a charge, the magnetic field strength, magnetic field strength is 0 at every point. Is 0 at every point. ऐसा नहीं? ओके। दूसरा ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ये हम बताया कि कितना फोर्स दे रहा है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है तो हम ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है कहते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड फोर्स ज्यादा होगा तो हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो फोर्स है तो उसका एक डायरेक्शन भी होगा। डायरेक्शन कैसे पता करेंगे? डायरेक्शन ऑफ बी, हाँ ये चीज तो हमें समझ में आ चुका है।
अब इसको थोड़ा ऐसे कर देते हैं, ठीक है। अब डायरेक्शन ऑफ बी, डायरेक्शन ऑफ बी इज गिवन बाय direction of B is perpendicular to याद रखना V एंड R, बड़ा इंपॉर्टेंट है। B का डायरेक्शन हरदम V मतलब वेलोसिटी और R जो डिस्प्लेसमेंट था, इन दोनों को परपेंडिकुलर है। समझ में आया? अच्छा, इट इज परपेंडिकुलर टू V एंड R, बढ़िया। अगर ये परपेंडिकुलर टू V एंड R हुआ तो अब थोड़ा सोचते हैं कि परपेंडिकुलर टू V एंड R का मतलब क्या है। जैसे हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक चार्ज है, वो इधर जा रहा है, ये चार्ज Q है, V वेलोसिटी में जा रहा है, और ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट R। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा V को और R को परपेंडिकुलर बनेगा। थोड़ा सोचो तो, जो V को परपेंडिकुलर होगा वो R को परपेंडिकुलर होगा क्या? नहीं, R को भी परपेंडिकुलर है, V को भी परपेंडिकुलर है, कैसे होने से होगा? इमेजिन, मान लो कि हमको कहा गया एक लाइन ड्रॉ करो जो इसको भी परपेंडिकुलर है और इसको भी परपेंडिकुलर है, A को भी परपेंडिकुलर है, B को भी परपेंडिकुलर है। कैन यू नॉट इमेजिन ए लाइन लाइक दिस व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ, है कि नहीं? तो ये परपेंडिकुलर टू A हो गया, परपेंडिकुलर टू B हो गया, बट इट इज नॉट द यूनिक लाइन। ऐसा लाइन ले दो अंदर की तरफ, वो भी तो हो गया। तो by saying the magnetic field intensity is perpendicular to V and R, it is not enough to designate the direction. यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड अगर अंदर की तरफ रहेगा तब भी वो V और R को परपेंडिकुलर होगा, बाहर की तरफ रहेगा तब भी वो V और R को परपेंडिकुलर होगा। समझ में आया? So when it is perpendicular to V and R, you must understand that ये किसको परपेंडिकुलर है? So it is perpendicular to plane of, जिस प्लेन में V एंड R है, प्लेन ऑफ V एंड R, जिस प्लेन में V और R है उस प्लेन को परपेंडिकुलर है। अब मुश्किल फंसा आके परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन ऑफ द बोर्ड, क्योंकि V और R इसी प्लेन में है, लेकिन मुश्किल फंसा यहाँ पे इनवर्ड है कि आउटवर्ड है? नहीं, अगेन दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ लॉ, और ये लॉ इनफैक्ट ये वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट फॉर्म में आता है। जो ओरिजिनल लॉ बायट-सॉर्ट लॉ को मैं आपको कंपाइल करके दिया हूँ वो ऐसा होता है, B इज इक्वल टू, जान लो थोड़ा सा, म्यू बाई 4 पाई क्यू V क्रॉस R बाई 4 पाई बाई R स्क्वायर, ऐसे होता है। मतलब फ्रॉम क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर से आता है। समझ में आया? म्यू क्यू V R बाई R स्क्वायर ऐसे करके आता है। तो इसीलिए आप जान लो कि दी डायरेक्शन इज आल्सो कमिंग फ्रॉम पार्ट ऑफ द लॉ ओनली। तो डायरेक्शन कैसे पता करेंगे? exact direction of B is given by right hand fist rule। ये रूल सबसे आसान है, राइट हैंड फिस्ट रूल। समझ लो राइट हैंड फिस्ट रूल क्या कहता है। आप राइट हैंड फिस्ट को क्लोज करो विथ योर थंब बीइंग ओपन, थंब को खुला रखो और लेट योर थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा था, थंब को इस डायरेक्शन में रखो। हमें मालूम है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा P पॉइंट में वो इस प्लेन को परपेंडिकुलर होगा, बस हमें ये पता करना था कि अंदर की तरफ होगा कि बाहर की तरफ होगा। तो जैसे हम राइट हैंड फिस्ट को क्लोज किए, थंब को इस डायरेक्शन में रखे, हम देखें कि दूसरे फिंगर्स अंदर घुस रहे हैं, मतलब फील्ड यहाँ पर इनवर्ड है। समझ में आया क्या? हाँ, तो वही लिखेंगे राइट हैंड फिस्ट रूल। व्हेन राइट हैंड फिस्ट is closed with thumb being open, thumb being open. The right hand fist is closed with thumb being open. If thumb indicates or thumb gives direction of
velocity of positive charge, then other fingers give direction of magnetic field फोर्स और फील्ड लाइंस, जिसको आप कहते हो फील्ड फोर्स, जिसको आपकी बुक में फील्ड लाइंस कहते हैं। सर फोर्स और लाइन एक चीज हुआ क्या? हाँ एक चीज है। क्यों एक चीज है बताएंगे हम थोड़ी देर में। फील्ड फोर्स, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फोर्स अराउंड इट, ठीक है। लिख लो इसको। क्या सबको समझ में आया? मतलब अगर मान लो कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, देखो एक चीज स्पेसिफाई किया गया है, व्हेन राइट हैंड फिस्ट इज क्लोज्ड विद थंब बीइंग ओपन, इफ थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ये इंपॉर्टेंट है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव चार्ज, ये ठीक है। पॉजिटिव चार्ज का वेलोसिटी का डायरेक्शन देगा तो हम कहेंगे अदर फिंगर्स विल इंडिकेट। जैसे मान लो कि ये कोई पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में जा रहा है, मैं राइट हैंड फिस्ट को क्लोज करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो फील्ड लाइंस बनेंगे, मान लो कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इसको बंद किए तो मेरा उंगलियाँ ऐसे घूम रहे हैं, मैं फिंगर्स आर ऑल मूविंग लाइक दिस, मतलब मेरे फिंगर्स ऐसे मूव कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, हर जगह अलग अलग डायरेक्शन में, समझ में आ रहा है। अगर यहाँ से कोई चार्ज आपकी तरफ में फायर करता हूँ पॉजिटिव चार्ज, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगे वो कैसे होंगे? सोचो, ऐसे जा रहा है तो ऐसे ऐसे होंगे। देखो थंब इज इंडिकेटिंग द वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, फिंगर्स आर गोइंग लाइक दिस, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी लाइक दिस। आपकी तरफ से क्लॉकवाइज हुआ कि एंटी क्लॉकवाइज हुआ? एंटी क्लॉकवाइज हुआ व्हेन द चार्ज इज कमिंग आउट। समझ आया ना? तो बताओ इस केस में जब ये चार्ज ऐसे जा रहा था, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा है? इनवर्ड है कि आउटवर्ड है जानना है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, लेकिन कैसा है? क्लोज करो, माय फिंगर्स आर एंटरिंग हियर, सो यू से द फील्ड लाइंस आर इनवर्ड हियर। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, डायरेक्शन पकड़ में आ रहा है, ठीक है। तो पता चला कि हाँ, तो हम ये बोल रहा था कि मैग्नेटिक फोर्स को फील्ड लाइन क्यों बोलते हैं। इनफैक्ट जो लाइंस बोलते हैं ना, वो क्या है? दे आर द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। मान लो हम कहेंगे कि कोई फोर्स यहाँ पर ऐसे आया, मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पर फिर ऐसे आया, फिर यहाँ पर ऐसे आया, तो दिस वाज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, ये सब डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन है। अगर क्लोजली डिफरेंट पॉइंट्स में लेते हैं तो लगेगा कि दिस लाइन ऑफ एक्शन इज ए कंटिन्यूअस वन। तो जिसको फील्ड लाइन कहते हो, दैट इज नथिंग बट रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। इसलिए उसको फोर्स भी कहो या फील्ड लाइन कहो, बात एक ही चीज होता है। समझ में? हाँ, तो क्या बोले कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन पता कर सकते हैं। बस समझ में आया कि नहीं आया बताने के लिए मुझे दो तीन तो छोटी छोटी चीज बताओ। सपोज हम कहीं, अच्छा और एक सिंबल भी ले लेंगे हम लोग कि अगर ये इनवर्ड होता है तो कोई वेक्टर को इनवर्ड कैसे दिखाओगे? कॉपी में एरो मार्क कैसे डालोगे अंदर की तरफ? इनवर्ड को हम लोग क्रॉस मार्क से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे। आउटवर्ड लिखा है तो यस, ये आप लोगों को मालूम होगा। आउटवर्ड को हम लोग डॉट मार्क से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कोई वेक्टर बाहर की तरफ आ रहा है, ये वेक्टर है
ये क्या हुआ कि आपकी तरफ जा रहा है, अब इधर से देख लो वेक्टर बाहर निकल रहा है, आपको क्या दिखेगा, उसका थ्रुडी दिखेगा, डॉट मार्क नहीं। अगर वो आपसे दूर जा रहा है तो इधर से क्या दिखोगे, स्टार जैसे दिखेगा। सो टेकिंग दिस जस्ट लोगों को समझाने के लिए, कोई वेक्टर अंदर जा रहा है तो ये इसका स्टार जैसे दिख रहा है, ये बाहर आ रहा है तो ये डॉट मार्क जैसे दिख रहा है, और इससे इंटरनेशनल साइन कन्वेंशन। कभी देखिए वो ट्रेन के पीछे भी एक क्रॉस मार्क या फिर डॉट मार्क होता है, अगर ट्रेन का पीछे क्रॉस मार्क दिख रहा है और आपके आगे उसके आगे खड़े हो, कोई डरने की बात नहीं, ट्रेन जाने वाला है, डॉट मार्क दिखा है फिर भी खड़े हो तो चढ़ जाएगा आपके ऊपर, है कि नहीं। तो डॉट का मतलब समथिंग अप्रोचिंग, क्रॉस का मतलब समथिंग गोइंग अवे। और इस पर्टिकुलर चैप्टर में ना आपके क्लास 10 में या फिर रिलेटेड एंट्रेंसेस में क्वेश्चंस में वो लोग मैग्नीट्यूड रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, जो कि हम लोग करने वाले हैं। दे विल मोस्टली आस्क यू अबाउट डायरेक्शंस, इस केस में डायरेक्शन क्या होता है, उस केस में डायरेक्शन क्या होता है, ऐसे करके पूछेंगे, समझ में आया। और हम लोग तो डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी देख लेंगे। समझ में आ रहा है। तो अब बताओ, यहाँ पे कोई एक चार्ज है जिसका वैल्यू है +q और ये जा रहा है कुछ इधर को, मतलब बताएगा कि इस पॉइंट में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डॉट होगा कि क्रॉस होगा, कुछ तो होगा। पहले हम जान लेते हैं कि इस पॉइंट में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, इट विल बी परपेंडिकुलर टू v एंड परपेंडिकुलर टू r। वेलोसिटी तो ऑलरेडी दिया गया है, r क्या है, इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो गया r, v और r को परपेंडिकुलर होगा मतलब इट विल बी परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, इधर इनवर्ड और आउटवर्ड। बस बताना ये है कि इनवर्ड होगा कि आउटवर्ड होगा। देखो ये चार्ज नीचे जा रहा है, आप राइट हैंड फिस्ट क्लोज करो, थंब को खुला रखो, योर थंब इज इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ v, अदर फिंगर्स आर एंटरिंग हियर एंड कमिंग आउट दिस साइड, है कि नहीं। इट इज कमिंग आउट, the direction here will be equal to like this, b here is like this। ये समझ में आना चाहिए, क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? अच्छा बताओ, दूसरा केस देता हूँ। सपोजिंग हम कहेंगे कोई एक -q कूलम का चार्ज इधर को जा रहा है v वेलोसिटी में, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कौन सा डायरेक्शन में होगा, कौन सा डायरेक्शन में होगा। देखो अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो डायरेक्शन क्या होता, इनवर्ड, लेकिन है ये नेगेटिव चार्ज, जस्ट उल्टा हो जाएगा। हाँ, तो नेगेटिव चार्ज इधर को जा रहा है मतलब पॉजिटिव चार्ज इधर को जा रहा है, ये भी डायरेक्शन आउटवर्ड हो गया। समझ में आ रहा है? अच्छा, ये वाला समझ में नहीं आया, दोबारा बताता हूँ। देखो ये -q कूलम चार्ज v वेलोसिटी में इधर जा रहा है, आपको यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पूछा है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो देखो राइट हैंड फिस्ट रूल, थंब इंडिकेटिंग द वेलोसिटी ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, ये अंदर जा रहा है तो यहाँ पर डायरेक्शन इनवर्ड होता, लेकिन है ये कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, तो क्या हो जाएगा, आउटवर्ड। ऐसे समझना है। या फिर उल्टा सोचो कि -q कूलम चार्ज इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, इट इज एज गुड एज +q कूलम चार्ज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, तो ये ऐसे जाएगा तो ये आउटवर्ड ही निकलेगा। आउटवर्ड मतलब डॉट मार्क। समझ में आया? अच्छा ये बताओ कि यहाँ पर मान लो कि ढेर सारे चार्जेस मूव कर रहे हैं सर्कुलर पाथ में, ये जो चार्ज यहाँ पे सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है उसके चलते, मान लो ये Q चार्ज है, उसके चलते जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा सेंटर में वो किस डायरेक्शन में होगा, सोचो। और वो डायरेक्शन कांस्टेंट रहेगा कि बदलेगा, सोचो तो। जब वो चार्ज यहाँ पे था, इधर जा रहा था, यहाँ पे डायरेक्शन कैसे था, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इनवर्ड। जब वो चार्ज यहाँ पे था, क्या था, ये इनवर्ड, है कि नहीं। जब वो चार्ज यहाँ पे था तभी इनवर्ड, हर वक्त इनवर्ड था, और डिस्टेंस भी बराबर है, स्पीड बराबर है, क्यू बराबर है, सब कुछ बराबर है। दैट मीन्स बाय मूवमेंट ऑफ दिस चार्ज यू फाइंड ए कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। Constant magnetic field means its magnitude is constant, direction is also constant। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन अगर हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई चार्ज जा रहा है Q चार्ज v वेलोसिटी में, क्या ये पॉइंट में कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, सोच के बताओ। क्योंकि शुरू में तो v ये था, ये r था, एंगल ये था, लेकिन ये बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, बदल रहा है ना। और नीचे का r क्या रहेगा, जब दूर जाओगे तो और बढ़ने भी लगा है। सो दिस मूविंग चार्ज इज नॉट प्रोड्यूसिंग ए कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, बट दिस इज प्रोड्यूसिंग ए कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। समझ में आया क्या? तो इसको थोड़ा सा हम लोग लिख लेंगे क्योंकि तुम लोगों को वही सब चीजें पूछा जाता है।
एग्जाम्पल में लिखेंगे कि when an electron is moving in a circular orbit, clockwise, as shown, find the magnetic field at center। तो यहाँ पे हुआ यूं है कि कोई एक इलेक्ट्रॉन किसी एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है। ये है बेचारा इलेक्ट्रॉन, उसका कोई काम नहीं है, वो घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन की चार्ज को ई कहो, चलो मान लेते हैं फिगर में दिया है, ये ई चार्ज जो है v वेलोसिटी में जा रहा है और ऑर्बिट का रेडियस वगैरह भी दिया हुआ है, ये है उसका रेडियस, चलो ये रेडियस को r कहो। नाउ सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड क्या है, हम मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे, डायरेक्शन भी निकालेंगे और बताएंगे कि कांस्टेंट है कि वेरिएबल है। अच्छा बताओ, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है क्लॉकवाइज, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है उसके लिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा। फॉर्मूला क्या है, क्यू वी साइन थीटा बाई 4 बाई आर स्क्वायर होल इनटू, इट वाज क्यू वी साइन थीटा बाई आर स्क्वायर होल इनटू 10 पावर minus 7 Tesla, provided your V is also in मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग मीटर पर सेकेंड में लेते हैं। E क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, V is the speed with which it is moving, R क्या है, R तो दिया हुआ है, थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा इज एंगल बिटवीन R and V। R कैसा है, R is the displacement of point of concern, जहाँ पे निकाल रहे हैं यहाँ से, और V तो ऐसा है ऑलवेज टेंजेंट, तो एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। हाँ, थीटा इज 90 डिग्री, तो आप कहोगे BC इज इक्वल टू EV साइन 90 बाई आर स्क्वायर इंटू 10 पावर माइनस 7। इट इज सो सिंपल टू रिमेम्बर, इट इज EV बाई आर स्क्वायर इंटू 10 पावर माइनस 7। टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन। अब ये किसी भी पोजीशन में रहे, डिस्टेंस तो वही रहेगा क्योंकि इट इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, दैट मींस मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट एट पॉइंट सी। व्हाट अबाउट डायरेक्शन, ये अगर पॉजिटिव चार्ज होता, थोड़ा ध्यान से देखना मेरे भाई, अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो हम कुछ कर देते कि हाँ ये इनवर्ड होता है, लेकिन है नेगेटिव चार्ज, कैसा होगा, आउटवर्ड। जब वो यहाँ पर है आउटवर्ड हुआ, यहाँ पर होगा तो सोचो पॉजिटिव चार्ज होता तो ये कुछ इनवर्ड होता, अभी आउटवर्ड, कहीं भी रहेगा तो आउटवर्ड ही होगा। मतलब इट इज दिस मैग्नेटिक फील्ड व्हाट यू हैव कैलकुलेटेड इज डायरेक्टेड आउटवर्ड। इट इज आउटवर्ड, that means this moving electron will produce a constant magnetic field at point C। क्या बात समझ में आ रहा है? दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। A charged bulb is suspended inside a moving car. The driver will experience a magnetic field। बस ट्रू और फॉल्स बनाना है, स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। कोई चार्ज बॉब को किसी एक कार के अंदर लगा दिया गया है, कार मूव कर रहा है, ड्राइवर बैठा है, मूविंग कार है, ड्राइवर को मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अच्छा बताओ, सपोज मैं कोई एक चार्ज बॉल लेके इसे खड़ा हूं, क्या आपको इसका मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा?
चार्ज बॉल कब मैग्नेटिक फील्ड बनाता है? क्यू भी साइन थीटा हुआ ना, वेलोसिटी होगा तब ना। क्या आपको इसका मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इसका वेलोसिटी नहीं है। वेलोसिटी नहीं है क्या? आपको लग रहा नहीं है, अर्थ इज स्पिनिंग एंड रिवॉल्विंग अराउंड सन, इसका तो वेलोसिटी है, लेकिन आपको लग रहा है कि इसका वेलोसिटी नहीं है, तो आपके लिए मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर। समझ में आ गया? तुमको दिख रहा है ये मूव नहीं कर रहा है, तुम्हारे लिए मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो कार ड्राइवर के लिए वो चार्ट बॉक्स मूव कर रहा होगा क्या? रिलेटिवली तो स्टेशनरी होगा ना। कार ड्राइवर को कैसे पता चलेगा? तुम जब ट्रेन में जाते हो, तुम्हारे बगल में जो आदमी बैठा है वो चलता हुआ नजर आता है क्या? बैठा हुआ नजर आता है? नहीं। तो फॉर द कार ड्राइवर द बॉब इज एट रेस्ट, so car driver will not find any magnetic field, but if someone is standing on the roadside, when the car passes by, he will experience a magnetic field. क्या मेरी बात समझ में आया क्या? तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में? वेलोसिटी ऑफ बब रिलेटिव टू कार ड्राइवर is 0, so he does not find any magnetic field. He doesn't find any magnetic field. However, a man on roadside will experience a magnetic field. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? सो स्टेटमेंट क्या हो गया? स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, द स्टेटमेंट इज फॉल्स। है समझ में? चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपको कुछ केसेस दे रहा हूं, देख के आप बताओ कि सपोजिंग यहाँ पर कोई एक चार्ज Q है और यहाँ पर वो जा रहा है v वेलोसिटी में। यहाँ पर कोई एक चार्ज -Q है, वो भी जा रहा है v वेलोसिटी में। ये हुआ केस 1। ठीक है। ये दोनों के बीच में डिस्टेंस 2r है और ये जो है आपका ये मिड पॉइंट है P में। इन फिगर शोन the net magnetic field at P is same age that in which of following cases? कौन सा केस में? ऑप्शन दे रहा हूं आपको। पहला केस है कोई चार्ज Q ऐसे जा रहा है और दूसरा केस ऐसे जा रहा है। ये है P बीच में, ये डिस्टेंस R है, डिस्टेंस इज R। ऑप्शन बी दे रहा हूं। यहाँ पर है -Q और यहाँ पर है -Q। ओहो, तो ये कुछ ऐसे जा रहा है v वेलोसिटी में और ये कुछ ऐसे जा रहा है v वेलोसिटी में। तीसरा केस में दिया है कि यहाँ पर कोई Q ऐसे जा रहा है और
अब क्यू ऐसे जा रहा है, दो ठो क्यू है, बराबर स्पीड में जा रहे हैं। ये है पॉइंट पी। तो इनमें से कौन सा केस में जो मैग्नेटिक फील्ड है पी पॉइंट में, वो गिवन केस का मैग्नेटिक फील्ड है पी पॉइंट जो है उसके साथ बराबर मैच करेगा। यहाँ पर भी ये पी ही है, डिस्टेंस आर है, मिड पॉइंट को पी कहो। यहाँ पर भी डिस्टेंस आर ही है, मिड पॉइंट को पी कहो। इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड है, इनमें से कौन सा केस में पी पॉइंट में सेम मैग्नेटिक फील्ड है। सेम मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों दिखना है। पहले देखो कि इस केस में क्या मैग्नेटिक फील्ड है। क्यू के चलते कुछ होगा, क्यू भी साइन थीटा बाई, ये डिस्टेंस कितना है आर है, क्यू भी साइन थीटा बाई आर स्क्वायर इनवर्ड है कि नहीं। अच्छा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो यहाँ पर होता इनवर्ड और इधर होता आउटवर्ड, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज, तो इसके लिए क्या होगा इनवर्ड। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? इसके लिए इनवर्ड, ये पॉजिटिव होता तो यहाँ पर आउटवर्ड होता, लेकिन है नेगेटिव तो होगा इनवर्ड, मतलब दोनों का मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, दे आर वेक्टर्स, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी सम ऑफ द टू। अगर अपोजिट होते तो कैंसिल हो जाते। तो आप कहोगे ये केस में, कहने का मतलब है ये केस में अगर ये Q है, ये जा रहा है V में, ये है माइनस Q, ये जा रहा है V में, और ये डिस्टेंस R है दोनों से, ये डिस्टेंस भी R है और ये डिस्टेंस भी R है, तो आप कहोगे P पॉइंट में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा Q के लिए होगा QV साइन 90 होगा क्या बाई R स्क्वायर इंटू 10⁻⁻⁷, और दूसरे वाले के लिए वही होगा डबल ऑफ दैट। कौन सा डायरेक्शन में इनवर्ड, कौन सा डायरेक्शन में होगा इनवर्ड डायरेक्शन में होगा, इट विल बी इनवर्ड। समझ में? गिवन केस में ये है 2 क्यों मल्टीप्लाई किया हमने, क्योंकि इसके लिए जो होगा उसके लिए उसका डबल होगा, इसके लिए जो होगा इसके लिए भी वही होगा, सेम डायरेक्शन में होगा, तो नेट विल बी डबल ऑफ दी वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्यू ओनली। समझ में आया? समझ तक आया? तो फिर आप लोग ये सारा केसेस में आंसर बताओ कौन सा केस में मैच करेगा। ये केस में देखो तो ये केस में क्या होगा, P एट पॉइंट P Q के लिए किस डायरेक्शन में है इनवर्ड, और ये Q के लिए, ये Q के लिए भी तो इनवर्ड ही हुआ है ना, तो इसके लिए जितना होगा उसके लिए भी तो उतना ही होगा, डायरेक्शन भी वही है, तो पहला केस में जो था वही होगा। थोड़ा सा अगर इंटेलिजेंटली देखोगे, माइनस Q का ऊपर जाना Q का नीचे जाना का बराबर है, मतलब ये केस तो ऐसे ही बराबर दिख रहे हैं, है कि नहीं। ये केस में हम Q को ले लिए ऊपर, माइनस Q को ले नीचे, क्या ये केस बराबर है? देखो माइनस Q V में जा रहा है, Q V में ऊपर जा रहा है, माइनस Q नीचे जा रहा है, तो इस केस में भी निकालोगे तो वही निकलेगा। क्या ये केस भी इसके बराबर है? Q तो ऊपर जा रहा है लेकिन ये Q ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर नहीं होगा, तो इस केस में क्या होगा वैल्यू देखो तो, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसा है इनवर्ड, और ये दूसरे वाले के लिए आउटवर्ड, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हो गया 0। समझ में आ रहा? तो कहोगे कि केस A और केस B का वैल्यूज इसकी मैग्नेटिक फील्ड की बराबर है। आंसर हुआ BP एट पॉइंट A is equal to BP at point B is same as BP of given case। या तो मैग्नेटिक फील्ड निकाल के देखो और एनालॉजी से पता कर लो। क्या मेरी बात समझ में आया? चलिए आपको एक दूसरा क्वेश्चन देता हूं। अब दिया क्या है यहाँ पे, सपोज हम कहेंगे यहाँ पे एक चार्ज ऐसे जा रहा है, दूसरा चार्ज इधर जा रहा है v वेलोसिटी में, पहला चार्ज ऐसे जा रहा है। थोड़ा सा केस बदल देता हूँ तो आपको थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा।
ये कोई चार्ज है वो इधर जा रहा है ऐसा वेलोसिटी v में, ये कोई चार्ज है जो इधर जा रहा है ऐसा स्पीड में। और चलो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस भी दे दिया है, ये दे दिया अभी, इसका भी स्पीड v दिया है, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या दिया है r, 2r, ठीक है। एट द मिड पॉइंट बिटवीन द टू चार्जेस, between the two charges, find magnitude of magnetic field. दोनों चार्ज की बीचों बीच पॉइंट में मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं क्या? क्या करना है? Q के लिए निकालना है, 2Q के लिए निकालना है और जोड़ना है, जो भी वेक्टर से याद रखना है। अगर ये डिस्टेंस 2r है तो ये डिस्टेंस r है, नहीं करो। फॉर Q, इस पॉइंट को C को BC इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला? QB साइन थीटा बाय ये मिड पॉइंट है ना, ये डिस्टेंस r है तो बाय r स्क्वायर इंटू 10 पावर माइनस 7। समझ में आया? कौन सा डायरेक्शन में है? यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना है? हाँ ये तो इट इज इनिशियल एट दिस पोजीशन की बात चल रहा है ना, तो ये 90 डिग्री हुआ इस पॉइंट, इस पोजीशन में r ऐसा है तो ये एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री। हाँ और ये डिस्टेंस r है तो ये बन गया थीटा इज 90 डिग्री, और ये जो वैल्यू बन गया कितना बन गया? इट इज कमिंग QV बाई r स्क्वायर, साइन 90 तो 1 है, सो इट इज QV बाई r स्क्वायर इंटू 10 पावर माइनस 7। कौन सा डायरेक्शन में? बताओ, डायरेक्शन बताना है मीरा जी। चार्ज ऐसे जा रहा है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता, पॉजिटिव चार्ज तो है, होता क्या? अगर ये घुसता इधर से निकलता, हाँ तो निकलेगा, इट इज आउटवर्ड, सॉरी आउटवर्ड बोल रहा हूँ, इनवर्ड लिख रहा हूँ, क्या है ये है आउटवर्ड। फॉर माइनस फॉर 2Q, सोचो और बताओ, फॉर 2Q क्या हो जाएगा? वैल्यूज सेम होगा क्या? हाँ इसका डबल होगा, ये तो है, ये जितना होता था उसका डबल होगा। क्या डायरेक्शन भी वही रहेगा? डायरेक्शन कोई नहीं रहेगा। हाँ तो आप कहोगे नाउ फॉर 2Q B एट पॉइंट C क्या हो जाएगा? 2QV बाई R स्क्वायर इंटू 10 पावर माइनस 7, लेकिन इनवर्ट। समझ में आया क्या? तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? व्हाट इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड? यस, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट C is equal to 2QV by R square into 10 power minus 7, और द डिफरेंस बिटवीन देम, एक इनवर्ड है एक आउटवर्ड है, तो हम सीधे सीधे एक से दूसरे को माइनस करेंगे, मिलेगा QV by R square into 10 पावर माइनस 7, लेकिन इनवर्ड, क्योंकि इनवर्ड ज्यादा था, बाहर की तरफ कम था। समझ में आ रहा? हो सकता है अभी तुम लोगों का ट्यूशनों का टाइम इज क्रशिंग, वो लेट है, आधा घंटा, ठीक। इधर को दिख रहा है 6:05 हुआ है, ठीक है, हम लोग करेंगे उसको अगले क्लास, फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद सर, थैंक यू।